नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। वैसे तो राहुल गांधी ने जब से आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा की है, उसको समाप्त की है, उनकी हर गतिविधि चर्चा में आ रही है। राहुल अगर सामान्य लोगों की तरह बंगाली मार्केट में चाट पकौड़े खाने के लिए पहुंचते हैं तब भी वो न्यूज बन रही है, और अगर वो स्कूटी की सवारी करें, ट्रक में बैठें या बाइक रिपेयर करना सीखें तो लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने खेतों में धान बोया तो उसकी भी खूब धूम रही सोशल मीडिया पर खासकर। उसके बाद राहुल ने महिला किसानों को अपने घर खाने पर बुलाया तो भी धूम मच गई। महिला किसानों ने सोनिया गांधी से राजीव गांधी के जाने के बाद के दौर को याद किया और ये भी कहा कि अब राहुल की शादी करा दो। चलिए ज़रा सुन लेते हैं क्यों ये सब चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, वो तमाम बातें आप तक हम पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सोनिया गांधी का जो घर है 10 जनपथ, वहाँ अब राहुल गांधी भी रहते हैं, आपको पता ही है, साथ साथ रहते हैं। और वहाँ राहुल गांधी जब पिछली दफ़ा गए थे, धान की खेती की थी, बोया था धान उन्होंने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ महिलाओं को कहा था कि आप हमारे घर आएंगे खाना खाने के लिए, प्रियंका से बात भी करवाई थी। उसके बाद ये महिला किसान जो इनके घर आए और घर आई कह सकते हैं क्योंकि महिलाएं थीं, और उसके बाद इन लोगों की जो बातचीत है बहुत दिलचस्प है। उस बातचीत के कुछ अंश को आपके सामने रखना चाहता हूं। चर्चा आज हम कुछ और करने वाले हैं, लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत इसलिए ज़रूरत है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चालू है अभी। कैसे है और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये सब बताएंगे हम आपको। और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इंडिया कितनी दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्यों परेशानी में, मुश्किल में पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ बातचीत चल रही है इन महिलाओं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच। सवाल ये कि राजीव गांधी जी के जाने के बाद, उनकी हत्या हो गई थी, आप सबको पता ही है, उनके जाने के बाद कैसे आगे ये परिवार बढ़ा चला, जरा सुन लीजिए। राजीव जी जाने के बाद उस स्थिति में मतलब कैसे मैनेज किया, भाई बच्चे भी थे, दुख बहुत गहरा, चोट इतनी बड़ी छोड़ के आई थी, बहुत समय के लिए बहुत ही मतलब कई दिनों के लिए तो खाना पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं, परेशानी बहुत आई, बहुत आई। चलो ये तो खुश है, जिले तुम्हारा ऊपर वाला सब बुला कर शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी, कट कर सकते हो ऐसे। तो एक तरफ गमगीन सा माहौल हो गया यहाँ पे जब राजीव गांधी के जाने के बाद की बातचीत हो रही थी, लेकिन दूसरे पल जब राहुल गांधी की शादी करा दो की बात हुई तो राहुल गांधी की शादी करा दो की बात हुई तो सोनिया गांधी कहती हैं कि लड़की ढूंढो ना, उधर राहुल गांधी कहते हैं हो जाएगी। चलिए खैर, ये सब जीवन का एक पहलू है जो आप तक इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। दरअसल देश ने एक अरसे से नेताओं को, दोस्तों, आम लोगों के बीच इस तरह घुलते मिलते नहीं देखा था। अब राहुल आम लोगों के बीच जा रहे हैं तो ये खास खबर बन रही है। मोदी जी ऐसी खास खबरों से काफ़ी बेचैन दिखाई देते हैं। मोदी जी पहले अपने भाषणों में लोगों को अच्छे दिनों की उम्मीदें बधाते हुए नजर आते थे, अब वो लोगों को खोखली उम्मीद भी नहीं दिला पा रहे हैं। और इसकी एक बानगी ये देखिए जब महिलाओं ने आज की महंगाई, बेरोजगारी पर खुलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चर्चा की। सुनिए जरा इस बात को। जैसे आपकी सिस्टर भी, वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी, जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए। हाँ, किसी से आज की मूर्त रह ली है तो इनके बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। आपकी तो कई पीढ़ियों से ही त्याग चल रहा है। सलूट है मैम आपको, धन्यवाद हमारे, जो कि मतलब आपके साक्षात दर्शन होने लग रहे हैं। ये देखो प्याज का मारा हमको कर खा लिए, ये वजह इतनी महंगाई होगी, भाई मिर्ची लाल मिर्ची भी नहीं खा सकते। टमाटर भी बना लो, टमाटर तो देखते भी नहीं है, इतने महंगे हो गए, वेरी एक्सपेंसिव है सब कुछ। तो जमींदार आदमी तो नहीं खरीद सकता ना 200 रुपए किलो। अब तो जीरा भी महंगा हो गया, जीरा भी नहीं खरीद सकते। जमींदार खेती करता है तभी तो खा पाता है। जीरे लगाते हैं, कनक लगाते हैं।
खवात कितनी दिन रात एक करते हैं जी, फिर भी हमारे को बजट नहीं बन पा रहा है। खाते बीज बढ़ा दिया, दवाइयाँ बढ़ा दी। अग्निवीर का जब लागू किया तो कितने बच्चों ने सुसाइड किया, तो बच्चे को वहाँ 4 साल के वो कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? मैम ये देखो, नौकरियाँ तो खत्म कर दी। अब गरीब बच्चे ये देखो, मतलब गरीब इंसान उसमें पढ़ा रहे हैं। इस सारा सिस्टम प्राइवेट होने के कारण फिर फायदा क्या हुआ? जमींदार हम कितने दिन मतलब तिल तिल के मर रहे हैं। देखो वहाँ पे खेतों में बाढ़ आ जाती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। सर ये देखो जीएसटी लागू कर दी, छोटी सी मोटर लेने जाते हैं 12,000 की मिलती है। पूछते हैं भैया ऐसे क्यों? कह रहे कि 10,000 रुपये तो रेट है, 2,000 रुपये जीएसटी है। तो गरीब मतलब किसान ये देखो आप क्या क्या मतलब कर मैनेज कर पाएगा है? अच्छा सिलेंडर बढ़ा दिया, बिजली के बिल इतने भर नहीं सकते। हाँ अगर बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो मीटर काट दे हैं। ये देखो आप सिलेंडर कितना टाइम चलता है आपके? एक महीना चलता है, तो उसमें फिर वही दिक्कत आती है। 1 महीने के लिए 1,200 रुपये। ये देखो दरअसल किचन में सिलेंडर होता है। किचन में महंगाई की शुरुआत और उसके बारे में अगर कोई भी बात करनी हो तो आप किचन से ही करते हैं। टमाटर हो, प्याज हो या सिलेंडर हो या और भी, महिलाओं से बेहतर और कौन समझ सकता है। और यही यहाँ पर अपनी बात हो रही है, रख रही हैं महिलाएं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं सिलेंडर कितने दिन तक चलता है? 1 महीने तक चलता है, यहाँ बात हो रही है। ये तमाम बातें बहुत ही सामान्य ढंग से एक परिवार की तरह ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों इंडिया नाम के गठबंधन से है। इंडिया के बन जाने के बाद, यानी इस गठबंधन के बन जाने से मोदी जी नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। इंडिया को तरह तरह से कैसे कोसा जाए, आजकल मोदी जी जो हैं वो शायद इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि किसी दिन मोदी जी किसी चुनावी रैली में ये न कह दें कि मैं भारत को इंडिया मुक्त बना दूंगा। खैर, मोदी जी कोई भी दावा करने के लिए आज़ाद हैं। इंडिया मुक्त की बात भी कह सकते हैं, कांग्रेस मुक्त की बात तो पहले कह ही चुके हैं। वैसे ही जैसे इस देश का हर नागरिक मोहब्बत की दुकान खोलने या उसका हिस्सा बनने के लिए आज़ाद है, वैसे ही मोदी जी आज़ाद हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम दिया था, डरो मत का संदेश दिया था। महिलाओं के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने फिर से डरो मत का नारा बुलंद किया है। इन्हीं महिलाओं के बीच उन्होंने कहा कि महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। जरा ये भी सुन लीजिए। जैसे आपकी सिस्टर भी, वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी, जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए? हाँ, किसी से डरना नहीं चाहिए। जो महिलाएं दब जाती है, नहीं दबना चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। महिला में कोई कमी नहीं होती, कोई दबने की जरूरत नहीं है। समाज दबाता है, हाँ, मगर आपको नहीं दबना चाहिए। जो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे, और काम तो जरूर करना चाहिए, कोई ना कोई काम। तो बिना डरे, महिलाओं को नहीं डरना चाहिए, नहीं दबना चाहिए, और काम तो महिलाओं को जरूर करना चाहिए बिना डरे हुए है। और अब इसी संदेश को लेकर के राहुल गांधी पश्चिम से पूरब की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है। आपको याद होगा कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर यानी श्रीनगर तक हुई थी, और अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है और राहुल गांधी जी के जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर से इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं, और त्रिपुरा के अगरतला में ये यात्रा समाप्त होगी, जिसके तहत लगभग उतनी ही दूरी राहुल गांधी पैदल पूरी करेंगे जितनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में की थी, यानी लगभग 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और इस बार एक बड़ी बात यह होगी कि कांग्रेस के अलावा इंडिया के नेता भी राहुल गांधी के साथ साथ नजर आएंगे। राहुल चुनावी राज्य राजस्थान से भी गुजरेंगे, और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की बात होती है, जिक्र आता है, उस उत्तर प्रदेश से भी गुजरेंगे, और सबसे ज्यादा वक्त राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बिताएंगे। कहा जा रहा है कि 27 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। पिछली बार भी इन दोनों राज्यों में यानी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी गए थे, लेकिन इस बार इन राज्यों के दूसरे हिस्सों में ज्यादा समय बिताएंगे। आप याद कीजिए कि पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब दक्षिण से राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा था, तब कहा जाता था कि उत्तर में राहुल को जन समर्थन नहीं मिलेगा, यानी दक्षिण के मुकाबले उत्तर के राज्यों में राहुल की कैसी पकड़ है, इसका वास्तविक पता तब चलेगा जब राहुल गांधी उत्तर में रहेंगे। लेकिन उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड में
सफेद टी शर्ट में निकलने वाले राहुल गांधी को जनता ने अपने प्यार की गर्माहट जी खोल कर दी थी। मगर इस घटनाक्रम से बीजेपी हैरान परेशान हो गई थी। कई सारी फेक न्यूज तब राहुल गांधी को लेकर चलाई गई। खैर, अब राहुल गांधी फिर से लोगों के बीच प्यार बटोरने पहुंचने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव इंडिया गठबंधन को बनाने में पड़ा है, ये आप सब जानते हैं। और ये न्यू इंडिया मोदी जी को लगातार चुनौती दे रहा है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मणिपुर के दौरे तक, वहां से लेकर के मणिपुर के दौरे तक इंडिया के नेता मोदी जी को घेर रहे हैं। हर तरफ देख रहे हैं आप, और मोदी जी की जुबान लड़खड़ा रही है। न सिर्फ जुबान लड़खड़ा रही है, बल्कि उनके सिंबल्स जो हैं हाथ चलाने के, वो भी लड़खड़ा रहे हैं। खैर, तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के नए धमाल से मोदी जी परेशान हो गए हैं या हो जाएगी परेशान बीजेपी। कैसे देगी बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जवाब। बहुत बड़ा सवाल है। इन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं कि राहुल का नया धमाल, इंडिया करेगा कमाल। चलिए, कैसे करेगा कमाल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 7 वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शनिवार को मिलते हैं, आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। संजय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक लंबे अंतराल के बाद बुशरा खानम जी जुड़ी हैं। बुशरा जी, आपका स्वागत है। स्वागत करता हूं प्रशांत टंडन जी का, स्वागत करता हूं दीपक पासपोर्ट जी का, अमलिंदु उपाध्याय जी का, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अब ये तो तय है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत जल्द होगी, जिसमें 3 तारीख राहुल गांधी के सामने रखी गई है। पहली तारीख है 15 अगस्त, दूसरी तारीख है 5 सितंबर और तीसरी तारीख है 2 अक्टूबर। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने 15 अगस्त को चुना है, और उससे पहले सोमवार को राहुल गांधी केरल में अपना इलाज करा करके वहां से लौट रहे हैं, और पूरा चुस्त दुरुस्त हो करके, क्योंकि पहली बार जब वो गए थे तो 10 दिनों के अंदर उनके घुटने में दर्द की शुरुआत हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो न कर पाएँ यात्रा, लेकिन इस बार बहुत जोशो खरोश के साथ हुए हैं, तैयारी पूरी कर रहे हैं, और फिजिकल तैयारी, और ऐसे तो तैयारी हो चुकी है, यही कहा जा रहा है कांग्रेस सूत्रों के अनुसार। लेकिन इस बार ये जो यात्रा है, ये राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही नहीं गुजरने वाली है, घूमने वाली है, बल्कि ये यात्रा इंडिया के इर्द गिर्द रहने वाली है। और जब इंडिया नाम सामने आता है तो परेशान सब हो जाते हैं, खासकर विपक्षी दल के सामने जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता जरूर हो जाते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं आप? क्या 2024 की तैयारी 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी, ये माना जाए? क्या 15 अगस्त से अगर लगा रहा हूं, 15 अगस्त से अगर ये भारत जोड़ो पार्ट 2 की तैयारी की शुरुआत हो जाती है, जो कहा जा रहा है कि गुजरात से, पोरबंदर से, गांधी जी के जन्म स्थान से शुरू हो करके अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी, वहां तक जाएगी, और 3700 किलोमीटर की ये यात्रा है। लगभग इतनी यात्रा राहुल गांधी ने 3500 से ऊपर की यात्रा उस समय की थी, 4000 लगभग में रख लीजिए। और चुनाव का साल होगा, राजस्थान से भी गुजरेंगे, 11 दिन राजस्थान में रहेंगे, मध्य प्रदेश से भी ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में चुनाव है। छत्तीसगढ़ ये यात्रा नहीं जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरेगी, लेकिन उन एरिया से नहीं जिस एरिया में है। स्वामी जी, आपसे समझना चाहता हूँ, कितना धमाल देखते हैं आप इसमें? राजेश जी, पिछले 1 साल की सारी घटनाओं का निचोड़ निकालने का प्रयास मैं कर रहा था। तो पहले तो राहुल जी की पद यात्रा 4000 किलोमीटर की, लोगों से मिलना, फिर उनका मणिपुर जाना, वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनके आंसू पोंछना, उनको मलहम लगाना। उसके बाद मैंने देखा मोदी जी को पार्लियामेंट में अपनी छाती पीटते हुए, एक अकेला सब पर भारी। फिर मैंने देखा मोदी जी को सीकर में कहते हुए, और जो उन्होंने भाव भंगिमाएं दिखाई, जो कि सब जिन लोगों ने देखा उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि जिस प्रकार से इंडिया की टीम मणिपुर दोबारा गई,
लोगों का दर्द बांटने, लोगों के आंसू पोंछने, उनके घाव पे मलहम लगाने। तो मुझे लगता है, जो मैं पूरा निचोड़ निकाल रहा हूं राजीव जी, मुझे लगता है इंडिया केयर्स फॉर भारत। जो ये लोग भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया और भारत के बीच में, ये राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में 4000 किलोमीटर में भारत से मुलाकात की थी और ये कहा था कि इंडिया और भारत इंडिया का केयर करता है और इंडिया भारत की केयर करता है। देखिए, इंडिया अगर ये भेद किया जाए कि इंडिया अभिजात्य वर्ग है जो शहरी क्षेत्र में रहता है और भारत गांव के क्षेत्र में रहता है, न तो इंडिया सर्वाइव कर सकता है बिना भारत के और न भारत सर्वाइव करता है इंडिया के। हमारे बीच का सामंजस्य है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। उनके दुख में हम दुखी होते हैं, हमारे दुख में वो दुखी होते हैं। तो राहुल गांधी और इंडिया की टीम ने ये दिखा दिया राजीव जी, इंडिया केयर्स फॉर भारत। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जो मर्म मैंने समझा था अरविंद केजरीवाल के उदय का, जो अरविंद केजरीवाल पिछले 8-9 साल से हमेशा ये फ्रेज बोला करते थे कि हमें राजनीति नहीं आती, हमें राजनीति नहीं आती। देखिए, भारत की जनता को, भारत के समाज को वो लोग नहीं अच्छे लगते जो राजनीति करते हैं और राजनीति को पसंद करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीतिज्ञ हैं। राहुल गांधी ने जो मर्म को पकड़ा है, अब राहुल गांधी ये कहते हैं मैं राजनीति नहीं कर रहा, मेरे को राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे तो भारत के जो पीड़ित लोग हैं, जैसे आपने दिखाया सोनिया जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, जो महिलाओं ने कहा कि एक सिलेंडर 1 महीने चलता है, 1200 का सिलेंडर है, जीरा जो है 700 रुपए किलो है, टमाटर हम लोग खाने के तरस जाते हैं, बिजली के बिल में 20 अगर 10,000 का मोटर है तो उसमें 2,000 का जीएसटी हम देते हैं। तो वो कहते हैं आंसू पी पी कर हम अपना जीवन काट रहे हैं। तो जिन लोगों के बारे में गांव ये सोचता था कि ये शहर के अभिजात्य वर्ग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, एनएसजी कमांडो लेके आता है, हेलीकॉप्टर से उड़ के आता है, 5-5 ड्रेस बदल के आता है, जो इत्र लगा के आता है, जो अपने केश विन्यास पे हजारों लाखों करोड़ों खर्च करता है, तो उन्हें ये बताया गया कि नहीं, हम तुम्हारे ही अंग हैं, हमारे तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का सताया हुआ आदिवासी समूह हो या जिसके साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो लखीमपुर में हुआ हो, चाहे हाथरस में हुआ हो, चाहे बिजनौर में हुआ हो, हम अभिजात्य वर्ग के लोग नहीं हैं, हम राजनीति नहीं करते, तुम्हारे दुख और तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए हमेशा हम खड़े हैं। तो वास्तविकता में आज जो लड़ाई है राजीव जी, वो राजनीति जो लोग करते हैं, जिनका 24 घंटे 365 दिन जो राजनीति करते हैं, उनके बीच का और उन लोगों के बीच का संघर्ष है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भारत को और इंडिया को एक समान समझते हैं, एक परिवार का सदस्य समझते हैं। भारत हमें रोटी खिलाता है तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, जो शहर में रहते हैं और बड़े बड़े फ्लैट्स में और एसी कंपार्टमेंट्स में और कमरों में रहते हैं, बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने गांव के, अपने जो हमें अन्नदाता है, जो हमें रोटी खिलाता है, उसके साथ जाके उसके खेत में कम से कम उनकी जो दुख हैं, जो संवेदनाएं हैं। मैंने राजीव जी, जैसे राहुल गांधी ने पूछा था, एक सब्जी वाले से पूछा जो ठेला लगाता है, दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हो, जो राहुल गांधी को जवाब मिला था, किसान ने कहा था 20 किलोमीटर चलता हूं। उस सब्जी वाले ने कहा रोज 20 किलोमीटर हम चलते हैं। और राजीव जी, आपने देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, एक सब्जी बेचने वाला ये बताते हुए, जब किसी ने उससे पूछा तुम्हारी आमदनी क्या है और तुम्हारे खर्चे कितने हैं, उसने कहा 4000 के रूम में रहता हूं और मैं दिन में 500 रुपए कमाता हूं। रोने लगा, व्यक्त नहीं कर पाया। हमें भारत के लोगों को, जो पढ़े लिखे अपने को कहते हैं तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी ने और इंडिया ने, जो आपके साथ कल आए थे डॉक्टर मनोज झा, उन्होंने वहां जाके लोगों के आंसू पहुंचे हैं और कहा है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, आप हमसे भिन्न नहीं हैं, वी केयर फॉर यू, यू केयर फॉर अस एंड वी आर ए फैमिली। इंडिया इज ए फैमिली एंड चाहे उसे कोई हिंदुस्तान कहे, कोई माँ कहे, कोई मम्मा कहे, कोई मम्मी कहे, कोई अम्मी जान कहे, लेकिन भारत और इंडिया हमारी माँ है, हमारी भारत माता है, और उसे किसी नाम से पुकारे वो हमारी माँ है। जी, लेकिन यहाँ अब तो इंडिया नाम से इतनी नफरत होने लगी है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज को हटाने के लिए कल ही सुनाया था आप लोगों को, बंसल साहब जो हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने सीधे गुजारिश कर दी संसद के अंदर सदन के अंदर कि इंडिया दैट इज हटा दीजिए, क्योंकि इससे
अंग्रेजों की बू आती है इसमें, अंग्रेज ही लेके आए थे इंडिया को। खैर वो एक अलग कहानी है और उस पर भी कभी विचार विमर्श करेंगे इसी चर्चा में कि इंडिया कहाँ से आया, कैसे आया, क्या अंग्रेज ही लेके आए या भारत सचमुच इंडिया था, और क्यों इंडिया से परेशानी हो रही है। लेकिन बात दोस्तों हम यहाँ कर रहे हैं राहुल गांधी के अगले पड़ाव की, अगले स्टार्टअप की कह लें, और वो है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं जल्दी ही। और उसी भारत जोड़ो यात्रा को अब राहुल गांधी गुजरात के पोरबंदर से शुरू करेंगे और जो अगरतला तक लेकर जाएंगे। लेकिन ये समय चुनाव का होगा और चुनाव से पहले जितनी हलचल है उस हलचल में अगर ये शुरू हो जाता है, ये यात्रा शुरू हो जाती है, तो फिर क्या कुछ होने जा रहा है। क्या देश की परिस्थिति, आज की परिस्थिति 7 सितंबर 2022 से भिन्न है, अलग है, ये तय मानिए। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। और जैसा प्रशांत टंडन जी कहते हैं कि मौसम बदल जाएगा, पहले कह रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि जुलाई अगस्त से मौसम को आप बदलते देखेंगे, तो वो हम बदलते हुए देख रहे हैं। और क्या अब इसके बाद, अगस्त के बाद से जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, क्या मौसम, प्रशांत टंडन जी, और बदलते हुए हम देखेंगे? प्रशांत जी, क्या राजनीतिक तौर पर इस देश में एक अलग तरह की उथल पुथल हम देखने वाले हैं और जिसमें बैकफुट पर नजर आने वाली है सत्ता पक्ष, ये भी हम देख सकते हैं? क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्योंकि जुलाई अगस्त की भविष्यवाणी तो आपकी सही जा रही है। अभी तो अगस्त शुरू होना है राजीव जी, काफी कुछ होना है अगस्त में, काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी होना है। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा अब क्रॉस सेक्शन ऑफ भारत को जो है कनेक्ट करेगी, ये अगर होती है तो बहुत सिग्निफिकेंट है। और वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इस बार ये भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के कोर से होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से, और मैक्सिमम जगह वहां पे होगी, मैक्सिमम समय वहां पे होगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन राज्यों से होकर गुजर रही थी, तो आप देखिए कि इन राज्यों में क्या हुआ है कि समाज काफ़ी आगे है। समाज इसलिए आगे क्योंकि वहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए 20वीं सेंचुरी में। महाराष्ट्र में हुए, ज्योतिबा फुले हुए, हर राज्यों में ऐसे, तमिलनाडु में भी रिफॉर्मर्स हुए, सब जगह रिफॉर्मर्स हुए। उत्तर भारत की स्थिति ये रही कि यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स उस तरीके से नहीं हुए, खासकर 20वीं सेंचुरी में या आधुनिक भारत में। आज़ादी की लड़ाई के अलावा सोशल रिफॉर्म्स उस तरीके से नहीं हुए, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का अगर कोई राजनीतिक पहल होती है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के समाज को काफी कुछ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उथल पुथल वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है 30-32 साल से, और उस राजनीति ने पूरे देश को बांटा है। आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके निकले थे तो वो बांटने की योजना थी, जिसका नतीजा होते होते अब आप ये देख रहे हैं कि लिंचिंग हो रही है, मणिपुर में एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये उसी आडवाणी जी की यात्रा का अंजाम है, जिसका उस वक्त कोई राजनीतिक बड़ा पहल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि राजनीतिक अंकगणित से बीजेपी को हराने की कोशिश होती रही। तो अब ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन उत्तर भारत की समाज में, इसको मैं बड़े उम्मीद से देख रहा हूं कि शायद ये कुछ उत्तर प्रदेश को या उत्तर भारत के समाज को शायद कुछ दे जाए, जो वहाँ पे पिछले दूसरे समाजों से उत्तर भारत का समाज थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखता है कई मायनों में। आप देखिए, वो तो हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो आपने वीडियो दिखाया, हम लोग बचपन से पढ़ते आए राजीव जी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 65 से 70% जनसंख्या सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
कृषि पर आधारित है और हम किसानों की बात सुन रहे थे। तो उस किसान का वीडियो जो कल राहुल गांधी ने शेयर किया, जिसकी चर्चा प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे, आप उस किसान से आप आंख नहीं मिला पाएंगे। वो सब्जी विक्रेता से मुश्किल है उससे आंख मिला पाना जी। जिस तरीके की वो बात कह रहा है, जिस तरीके से उसने आंसू अपने रोके हैं, तो किसान की स्थिति। और आप ये देखिए कि कहां समाज हमारा चला गया कि अगर 2 रुपए की सब्सिडी भी किसान को मिलती है तो ये टीवी चैनल स्टूडियो में शोर मचाना शुरू करते हैं, रेवड़ी बांटी जा रही है और हजारों करोड़ रुपए लोग देश में छोड़ के भाग जाएं, 11 लाख करोड़ का एनपीए हो जाए उद्योगपतियों का, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा और जो ये दूसरे इंडिया का जो गठबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण एक जो है हस्तक्षेप होगा आज की राजनीति में। और 2-3 बातें हुई हैं। देखिए राहुल गांधी की आप पहली की यात्रा को देखिए, यात्रा 1 के समय तो कांग्रेस में अध्यक्ष भी नहीं था कोई। यात्रा 1 के दौरान कांग्रेस में अध्यक्ष बना। तो कांग्रेस का अध्यक्ष का अब एक सेक्रेटरिएट है जो काम कर रहा है। अब एक इंडिया गठबंधन है 26 पार्टियों का और अब राहुल गांधी है। तो इसलिए राहुल गांधी अब आराम से बिना किसी बैगेज के पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करेंगे और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी उनके कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के लिए। एक तो इंडिया में जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिया शब्द में मोदी जी समेत पूरी बीजेपी उलझी हुई है, उलझ गए उसमें, उसके शब्द के तमाम तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको हम लोग चर्चा कर चुके कई बार। अब उनको पास टारगेट होगा राहुल गांधी को कैसे टारगेट करें। अब उनके पास टारगेट होगा कि कैसे जो है एक नया नैरेटिव खड़ा करें। मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अभी 21 मेंबर का डेलीगेशन इंडिया गठबंधन का गया है मणिपुर। प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया मणिपुर में। मैं उस बयान को मणिपुर में बयान नहीं मानता हूँ। वो बयान राजनीतिक बयान था, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर था। मणिपुर पे बयान नहीं आया आपका। और तीसरा पॉलिटिकल डेलीगेशन वहां पे गया है। पहले एक एमपीज गए थे, फिर राहुल गांधी गए, अब ये 21 लोग गए हैं। तो आप मणिपुर पे बोल नहीं पा रहे, जिसकी निगाह जिस पर पूरी देश दुनिया की निगाह है। तो कोर इश्यूज जो देश के उसको मोदी जी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पार्लियामेंट से भागे हुए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आना, तो काफी कुछ है मोदी साहब को रिएक्ट करने के लिए और वो रिएक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मोदी साहब रिएक्ट कर रहे हैं और अपने अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है इंडिया नाम से, और इंडिया के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा आजकल देख रहा हूं, आप सब भी देख रहे होंगे कि भाषण मोदी साहब का रहता है। लेकिन उसके साथ साथ अब एक नया जो 15 अगस्त से जो यात्रा शुरू होने वाली है वो एक नई परेशानी शायद पैदा करते बीजेपी के लिए, क्योंकि पहली यात्रा ने परेशानी ऑलरेडी खड़ी कर रखी है। और उसके बाद लगातार राहुल गांधी पैदल यात्रा कर ही रहे हैं। पैदल यात्रा से मतलब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कह लें या पार्ट 1 का ही एक्सटेंशन कह लें, जिसमें वो कभी गिग वर्कर्स से मिलते हैं, कभी वो स्कूटी पर चलते हैं, कभी वो दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक पे पहुंच जाते हैं, तो कभी धान के खेत में धान बोने पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां की महिलाओं को, महिला किसानों को अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और क्या कुछ बातें होती हैं ये आप सबने देख लिया। इतना ही नहीं, महिला किसानों ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ डांस भी किया। उस तस्वीर को आप लोगों ने देखी होगी, हालांकि थोड़ी देर बाद वो आप लोगों के सामने अगर आप चाहेंगे तो जरूर दिखा दूंगा कि कैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी डांस कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। ये जो तस्वीरें हैं, इन सब के बीच देश की सियासत किस दिशा में जा रही है? क्या अभी तक राजनेता लोगों के बीच नहीं पहुंचते थे? अब कोई एक राजनेता है जो लोगों के बीच पहुंच रहा है, कोई एक राजनेता है जो लोगों के साथ साथ पैदल चल रहा है और फिर से पैदल चलने की तैयारी कर रहा है। ये तमाम बातें, ये तमाम जो पिक्चर्स हैं आप सबके बीच हैं। आना चाहता हूं, बुशरा जी हमारे साथ हैं। बुशरा जी आपके पास, और
लेकिन बुशरा जी आपके पास आऊं उससे पहले एक सूचना तमाम हमारे साथी जो अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सबके बीच रखना चाहता हूं कि इसी सोमवार से बुशरा जी का डीबी लाइव पर एक स्पेशल प्रोग्राम आप शाम 4 बजे से देखेंगे, नज़र और नज़रिया के नाम से, और वो एक अलग प्रोग्राम होगा। 4 बजे से जुड़िए। लेकिन उससे पहले एक प्रोमो छोटा सा दिखाना चाहता हूं कि बुशरा जी उसमें करने क्या वाली हैं। जरा उस प्रोमो को दिखा देते हैं और फिर आता हूं बुशरा जी के पास, और इनके पास इनके भारत जोड़ो यात्रा और देश की राजनीति पर इनका नज़रिया जरा समझेंगे। नज़र और नज़रिया है इनका प्रोग्राम का नाम, तो जरा इनका नज़रिया भी समझें कि भारत जोड़ो यात्रा पे क्या कुछ करने वाली हैं। पहले देखते हैं प्रोमो। सियासत की हर बारीकी को समझता, राजनेताओं के हर मंसूबे को परखता, निष्पक्षता और सहजता से हर पहलू को दिखाता, जनता को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले नेताओं के हर कदम को बताता और नजरिया पेश करता। मेरा शो नजर और नजरिया सिर्फ डीबी लाइव पर। तो नज़र और नज़रिया बुशरा जी 4 बजे शाम सोमवार से शुरू कर रही हैं। आप लोग ज़रूर जुड़िए, देखिए। और सवाल यही बुशरा जी कि राहुल गांधी इस अगली पदयात्रा पे अगर निकलते हैं, अगर का अब सवाल ही नहीं है, वो निकल रहे हैं, उससे पहले भी हैं ही, रोड पे ही हैं, वो चल ही रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आप देश की सियासत में देखती हैं? क्या कुछ आप देख रही हैं आने वाले समय में सत्ता पक्ष, और खासकर इस समय जब मणिपुर में आग लगी हुई है, जब पूर्वोत्तर धीरे धीरे उस आग की लपेट में आ रहा है, चपेट में आ रहा है, जो भी कह लें, तब इधर उत्तर भारत की बात होती है और उत्तर भारत से ये यात्रा गुजरने वाली है। कैसे देखा जाए उसको? जी राजीव जी, फिल्मी स्टाइल में मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि दोबारा जो है ये भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से पार्ट 2 या आप एक्सटेंशन जिस तरह से कह रहे हैं वो शुरू होने जा रहा है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदल रहा है। और लगातार आप ये देख रहे हैं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है उसके बाद जो नए गठबंधन का नाम जो है इंडिया रखा गया है, तब से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह की टूल किट्स जो हैं वो पेश की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। अभी आप ये देखें कि शायद आपने अभी ट्विटर पर देखा हो कि बड़े बड़े चैनल्स के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हैं वो अपडेट्स ले रहे थे, 3-3 बार दिन में अपडेट्स ले रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा है। तो इससे शर्मनाक तो कोई और बात हो नहीं सकती कि अगर देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर दिन में 3-3 बार अपडेट्स अगर ले रहे थे, अगर उन पत्रकारों की माने, क्योंकि वो देश के जाने माने चैनल्स के टॉप पत्रकार हैं, उनके ट्वीट्स के अगर माने, तो फिर तो इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि 78 दिन तक, 80 दिन तक ये सब कुछ चलता रहा, तो आखिर इसको कंट्रोल कौन करेगा फिर? अगर ये देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, देश के गृह मंत्री के हाथ में नहीं है, तो आखिर फिर किसके हाथ में है? अभी तक आप ये देखें कि इस्तीफा नहीं मांगा गया है। ये सरकार लगातार ये दिखाती है, अपनी गलतियों को ना छुपाते हुए बल्कि सामने चौड़े होकर सीना खोलकर ये दिखाया जाता है कि गलती हमारी है, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। हमें याद रखना चाहिए यूपीए 1, यूपीए 2 में कि किस तरह से इस्तीफे जो है लिए जाते थे, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। गलती भी करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अब साफ तौर पर जो घबराहट है, जो खिसियाहट है, वो चेहरों पर नजर आ रही है। लगातार जिस तरह की बातें अलग अलग मंचों से की जा रही हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि किस तरह से ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है। और अब आप ये देखिए राजीव जी कि क्या जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे, बाहर के देशों में, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बुलाया जाएगा ना, वहां पर उसी नाम से बुलाया जाता है, तो क्या वो इसको भी बंद कर देंगे? इस पर भी एतराज जताएंगे, क्योंकि इंडिया से तो अब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन सबको अब एतराज होने लगा है। अब इंडिया शब्द जो है, जितनी भी उनकी स्कीम्स हैं, क्या उन सबसे हटा दिया जाएगा? क्या जब भी वो अगर उनका ट्विटर हैंडल भी अगर आप देखें हमारे पीएम का, तो वहां पर लिखा हुआ है, तो क्या वहां से हर जगह से इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा? अब इंडिया शब्द से ही कोफ्त हो जाएगी क्या?
तो कितनी भी आप ये खींच निकालने की कोशिश करें, कितनी भी खिसियाहट आप दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये साफ है कि तीर जो है वो सही निशाने पर लगा है, और ऐसे निशाने पर लगा है कि जिसकी ना तो दवा मिल रही है, एक ऐसा जख्म वो तीर छोड़ गया है कि उसकी दवा भी नहीं मिल रही है, और वो बार बार जख्म जो है वो कुरेदा जा रहा है। मुझे डर है कहीं ये जो जख्म है वो हमारी सरकार के लिए नासूर ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक आक्रामक मोड में पूरा का पूरा विपक्ष नजर आ रहा है, और पहली बार आप ये देखें कि ये दिखा रहा है कि विपक्ष की ताकत क्या होती है जब तमाम पार्टीज एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुई हैं, और जब भी वो किसी मुद्दे को उठाती हैं तो किस तरह से पूरे के पूरे सरकारी अमले में बौखलाहट हो जाती है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजीव जी, क्योंकि आपने मेरे शो का भी जिक्र किया है, तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से डीबी लाइव लगातार जनता के मुद्दे उठाता रहा है और बिना लाभ लपेट के, बिना किसी द्वेष, बिना किसी अनुराग के अपनी बातों को रखता रहा है, हमारी कोशिश ये होगी कि 4 से 5 जब मैं लोगों के सामने आऊंगी डीबी लाइव पर, तो इन तमाम मुद्दों को मैं उठाऊं, उनकी आवाज को उठाऊं, और खास तौर पर वो जो एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जो हम सबको अंदर अंदर कचोट रही है, हमारा दिल एक तरह से पसीज गया उसको देखकर, उस शख्स की आवाज बनकर हम लोगों को सामने आना है, क्योंकि पत्रकारिता का यही धर्म है कि निचले स्तर पर, सबसे निचले पायदान पर जो शख्स है उसकी आवाज हम इतनी जोर से उठाएं कि उस सबसे ऊंचे पायदान पर शख्स बैठा है, वो जो गूंगा और बहरा हो चुका है, वो भी बोलने पर मजबूर हो जाए। यही पत्रकारिता का धर्म है, यही हमें सिखाया गया था। तो मुझे लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो शुरू होने जा रहा है, वो जो बौखलाहट है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा करने वाला है, और ये सही वक्त पर सही कदम उठाया जा रहा है। और अब तो जाहिर सी बात है तमाम पार्टीज भी साथ हैं, तो वो अलग अलग स्टेट से जो निकलेंगे और तमाम पार्टीज के जो नुमाइंदे वो साथ में जाएंगे, उससे ताकत जो है वो दोबाला हो जाएगी। जी बिल्कुल, ताकत इंडिया की बढ़ेगी। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। गर्ग साहब, बहुत सारी बातें हम लोग लगभग आधे पैनल के लोग जो हैं वो कर चुके हैं, और उसमें आपसे एक राह मिलती है, रास्ता मिलता है आगे के, इसलिए बीच में आपको लेके आता हूं, हमेशा आप देखे होंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन भी मिलता है इस चर्चा को। समझना चाहता हूं कि एक तरफ इंडिया का गठन अभी अभी हुआ है 18 जुलाई को, और दूसरी तरफ अब अगर सब कुछ जैसी खबर आ रही है उसी हिसाब से चला तो 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। दोनों, भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया समूह, दोनों मिलकर के कितना परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं सत्ता पक्ष को, क्योंकि सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी देख रहे हैं, खासकर बार बार, जैसे मोदी जी भी और अमित शाह तो लगातार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, नजरें टिकाए हुए ही नहीं है, बल्कि पहुंच जाते हैं, रात को भी पहुंच जाते हैं अमित शाह जी, आपके पास भी खबर होगी। तो ऐसे में कितना परेशान करता हुआ ये दोनों आयोजन, एक तरफ गठबंधन जो इंडिया नाम से परेशान कर रहा है, और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत हो रही है, और राहुल गांधी बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। इस बार तो केरल में ऑलरेडी 5 दिन से वहां रुक करके अपना इलाज करवा करके और सोमवार को वापस आ रहे हैं। लेकिन जैसा प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तारीख को पहला जो शुरुआत है महीने का, वो है राहुल गांधी के जो केस है उस पर सुनवाई से। क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, मैं थोड़ा सा इंडिया के लिए अब आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस देख रहा हूँ। मैं चीज़ें बहुत आसान नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने अब वायलेंट तरीके से रिटेलिएट करना शुरू किया है। और ये जो पूरा का पूरा फोकस है राहुल जी का या भारत जोड़ो यात्रा का, ये वो इलाका है जहां बीजेपी की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार होने वाला है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होती है। तो ये इस बीच कई चीज़ों से हम गुजरेंगे। मसलन
जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राहुल जी की याचिका पर, सूरत के कन्विक्शन, वो है अपनी जगह। एक फैसला हमने अभी कल भी देखा है, कल परसों भी देखा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों के खिलाफ जाकर ईडी के चीफ को 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन देती है, और वो देती है राष्ट्रहित के नाम पर, देश हित के नाम पर। और आर्गुमेंट ये है कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं उनके बिना काम नहीं चल सकता। जो चैलेंजेस हैं वो काफी बड़े हैं, जो मैं उस रो में नहीं बहना चाहता कि बहुत सब चीजें बहुत आसान होने वाली है, और कोई एक किस्म का आपने देखा आज बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की घोषणा हुई है नई, बिल्कुल, उसमें दो मुस्लिम लोगों को उन्होंने लिया है वाइस प्रेसिडेंट करके। ये पहली बार हुआ है। आप उत्तर प्रदेश से आज तक आपने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया पार्लियामेंट के लिए, आपने विधानसभा में उनको नजरअंदाज किया। आपका कोई पार्लियामेंट में मेंबर तक नहीं है मुस्लिम, केवल एक था, वो एनडीए का आपका सहयोगी दल का था। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पूर्व वाइस चांसलर हैं उनको आप ले रहे हैं, एक और सज्जन को ले रहे हैं। कई चीजें चल रही है, एक साथ चल रही हैं, और राहुल जी जो जिस इलाके से गुजरने वाले हैं वो एक अलग किस्म का इलाका है। वो उतना साफ सुथरा नहीं है जितना कि दक्षिण भारत में विंध्य के उस पार का था, मतलब वो जो केरल से चल के कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमाम चीजें। हालांकि रोड मैप तो अभी पता नहीं है, पर जो दिखता है आंखों से वो तो यही है ना कि यूपी होगा, उत्तराखंड हो सकता है, बिहार होगा, बंगाल होगा, असम होगा, क्योंकि अगरतला पहुंचने का कोई रास्ता तो यही होता है आमतौर से, बाय रोड। और 3000 किलोमीटर है दिल्ली से मणिपुर, इम्फाल जो है 2500 किलोमीटर है। तो ये पोरबंदर से तो और जोड़ लीजिए, 1000 किलोमीटर और जोड़ लीजिए आप। और गुजरात में राहुल गांधी की उपस्थिति, जहां इतनी बड़ी सीटों के साथ, 156 सीटों के साथ असेंबली में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, जहां सारी 26 सीटें बीजेपी के पास हैं पार्लियामेंट की। ये बैटलफील्ड बदल गया है राजीव जी। वो जो बैटलफील्ड था उसमें बीजेपी कहीं नहीं थी और सहयोगी दल थे आमतौर से तमाम इलाके में। ये जो कॉन्फ्रंटेशन है वो पूरा का पूरा बीजेपी से है, जिस इलाके से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं। तो बिगिनिंग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो भी होता है, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा का बहुत सारा दारोमदार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी है, क्योंकि हम और राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम लोग मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको राहत मिल जाएगी। देश की राजनीति इस तरह से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाल के महीनों में जिस तरह के आए हैं, जिसमें ईडी को लेकर भी जो फैसला है, वो काफी चौंकाने वाला चल रहा है सब कुछ।
और हो ये गया है कि पूरी विपक्ष की जो इंडिया की धुरी है, विपक्ष की एकता की, वो एक आदमी के कंधों पर या एक आदमी के पैरों में समा गई है। वो है राहुल गांधी जी। पूरी की पूरी ताकत जो है इस समय, पूरा देश और पूरे विपक्षी दल, वो जैसे उन्होंने, सारे विपक्षी दलों ने अपने सारे के सारे, सारी ताकत जो है, सारे हथियार जो हैं राहुल गांधी को सौंप दिए हैं। तो हो ये गया है कि ये, और बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं कि लड़ाई केवल एक आदमी लड़ रहा है या दो आदमी लड़ रहे हैं। मतलब आप उसका एक इम्पोर्टेंस देखिए बीजेपी की लड़ाई का, कि जब प्रधानमंत्री बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को संबोधित कर रहे होते हैं, तब अमित शाह जो हैं वो असेंबली के चुनाव को लेकर सक्रिय रहते हैं राज्यों में, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं। जो जानकारियां हैं वो जो आ रही, विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है या राजस्थान का है जी, या तेलंगाना का भी है, क्योंकि मिजोरम के चुनाव होंगे, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अभी कि तब तक मणिपुर की स्थिति सामान्य होगी कि नहीं होगी। बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत दी है तमाम जगह, और यहाँ जो राहुल गांधी हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा हम फोकस देख रहे हैं कि पूरा का पूरा, क्योंकि आप देखें कि कोई आपको विपक्ष का कोई और नेता, आपने कहा, सब लोग कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे तो अखिलेश भी उनके साथ होंगे और जयंत भी होंगे, चौधरी और तमाम नेता हो सकते हैं। मामला ये नहीं है, मामला अभी ये है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे कर्नाटक की सरकार को गिराने का काम चल रहा है अभी, और वहां किसी अजीत पवार को ढूंढा जा रहा है, या महाराष्ट्र में शरद पवार की भूमिका को लेकर काफी घने बादल खड़े किए जा रहे हैं। तो इंडिया के सामने जो चुनौतियां हैं, हमको ये जो भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न होने वाला जन समर्थन है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो बैक रूम प्रिपरेशंस या पॉलिटिकल कंसोलिडेशन या वो शायद बंबई में प्रकट हो। बंबई में अभी तारीखें तो शायद आ गई हैं बंबई की जी, 25 और 26 अगस्त को है, 25 और 26 अगस्त को बंबई में, मुंबई में बैठक है इंडिया की। तो बहुत देर हो जाएगी राजीव जी। अभी उसमें वो जो 10 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, कोई संयोजक बनेंगे, फिर सीटों का 25 तारीख बहुत दूर है। अभी जो एक एक दिन का जो मामला चल रहा है, और ये लोग जो इस तरह से वॉर रूम की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, मुझे जानकारी नहीं दिखी। मैं तो जो मीडिया से मिलता है मुझे फीडबैक में, या सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम से, या तब निर्भर हूं, जो काउंटर ऑफेंसिव हमको देखना चाहिए, वो थोड़ा सा मेरी नजरों में से मिसिंग है। हो सकता है मैं देख नहीं पा रहा हूं, चल रहा हो या तैयारी चल रही हो। तो मैं जो कंक्लूजन मेरा ये है कि 25 अगस्त तक भी बहुत चीजें बदल जाएंगी, विधानसभा के चुनाव तक भी बहुत कुछ बदल जाएगा, और रोज कुछ बदल रहा है, हर रोज कुछ बदल रहा है जी। तो वो
और वो जो बदला हुआ हम देख रहे हैं वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, एनडीए की तरफ देख रहे हैं, एनडीए में भी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं, अमित शाह की तरफ देख रहे हैं, नड्डा की तरफ देख रहे हैं। जिस ऑफेंस के साथ, जिस आक्रामकता के साथ वो काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट को इररिलेवेंट साबित करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात ये कि जब तक ये सब होगा तब तक अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बहस होती है, होती भी है कि नहीं। प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है कि प्रधानमंत्री को बोलना नहीं पड़े। क्या उसमें कामयाब हो जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल मैंने खड़े कर दिए। अब पता नहीं, मैं बिल्कुल सही दिशा में आपकी बात बिल्कुल सही दिशा में आप, बहुत सारे सवाल, इसलिए तो जरूरी भी है कि इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए। हम सब बैठ करके विचार विमर्श करते हैं इस कार्यक्रम में, हम कोई डिबेट नहीं करते, और कुछ देश को दें, हमारे देखने वाले हमारे साथी दर्शक जो हैं उनको भी कुछ अपने जरिए कुछ विचार उनके अंदर भी पैदा कर पाएँ, यही हम चाहते हैं, ताकि ये देश जो है, इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, बना रहे, और संविधान जो है वो मजबूती के साथ काम करता रहे, उसके तहत लोग काम करते रहें। तो और बहुत सारे सवाल आप यहाँ रख रहे हैं, बहुत वाजिब सवाल रख रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कल भी एक सवाल में, जब हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी थे, आरजेडी के आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं, और अभी थोड़ी देर पहले इसी चैनल पर देख भी रहे थे कि वो पहुंचे हुए हैं मणिपुर। उनके साथ 20 और इंडिया के, मतलब इस गठबंधन के साथी पहुंचे हुए हैं। 21 लोगों का दल है और ये दल मणिपुर में है। सवाल बहुत बड़ा आप यहाँ जो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी या नहीं होगी, ये सवाल मैं भी कल पूछ रहा था। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि चर्चा नहीं हुई। दूसरी बात ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा गर्ग साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ, और हम देख भी रहे हैं पिछले 9 साल से, बहुत कुछ 9 साल से पहले होता था जो 9 साल के पिछले 9 साल में नहीं हो रहा है। बहुत चीज़ें बदल रही हैं, बहुत धाराएं बदल रही हैं, दिशा, आप नाम ही नहीं बदल रहे हैं, आप धारा भी बदल रहे हो, आप बहुत कुछ बदल रहे हैं। तो क्या ये इसको भी बदलते हुए हम देखेंगे? क्या अगस्त महीने में और भी बहुत कुछ बदलते हुए देखेंगे? ईडी को एक कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो अवैधानिक है, अवैध है उस पद पे बैठे हुए हैं, तो और 31 को रिटायर होना चाहिए उनको 100%, और वो 31 से पहले सरकार की दलील को मान लेता है वो कोर्ट, और कहता है कि 45 दिन का, चलो आपको 45 दिन की मोहलत हमने दी। तो यहाँ बहुत कुछ बदलते देख रहे हैं, सही आप कह रहे हैं। और इस बदलती राह में कितनी मुश्किल राह, कितनी कठिन राह राहुल गांधी की है, इंडिया की है, यानी विपक्ष की है, वो भी समझना ज़रूरी है। ये नहीं समझेंगे तो फिर हवाई बात करने का कोई मतलब नहीं रहेगा इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास। कैसे आप देखते हैं, कितनी कठिन, कितना मुश्किल यात्रा आपको दिखाई दे रही है, आने वाली यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी में उत्साह भरपूर है। राहुल गांधी को अब उन नेताओं का साथ मिल गया है जो कभी राहुल गांधी से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। नाम भी बता देता हूं, 2 बड़े नाम हैं। एक नाम ममता बनर्जी का है, दिल्ली आती थी, सोनिया गांधी से मिलती थी जरूरत पड़ी तो, लेकिन राहुल गांधी से मिलने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ एक नाम और भी महाराष्ट्र से, इनके ही साथी हैं शरद पवार साहब, नहीं मिलना चाहते थे, बच्चा है, बच्चा रहेगा, उसी टाइप की बातें होती थी। लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है परिस्थितियां। जैसा गर्ग साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी के कंधे पे अब बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस बोझ के साथ राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको कितना दिखाई देता है? बहुत आशावादी हूँ। ये बात जरूर है कि जब 7 सितंबर पिछले साल जब राहुल गांधी ने फेज 1 चालू किया था तो शुरू में सभी लोग आशंकित थे, और उन्हीं आशंकित लोगों में मैं भी था। पहली बात कि मुझे ये लग रहा था कि इस लंबी यात्रा का इसलिए शायद प्रतिफल नहीं मिल सकता कि राहुल गांधी नितांत अकेले चल रहे हैं, उनके साथ कोई है नहीं ज्यादा लोग, खुद कांग्रेस के बहुत सारे लोग नहीं थे। आपको याद होगा जब उन्होंने यात्रा निकाली थी तो यात्रा के उसी दिन असम के कुछ लोग, गोवा के कुछ विधायकों को तोड़ दिया गया था। और आपको याद होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इधर आप भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, उधर आपकी पार्टी ही टूट रही है।
तो बहुत सारे आशंकाओं के बीच जो है राहुल गांधी की पहली यात्रा निकली थी। उन आशंकित लोगों में मैं भी था। मैं भी सोच रहा था कि इसका प्रतिफल कितना होगा। मैं ये जानता था कि यात्रा तो पूरी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉमिस अगर देश के सामने कर दिया है तो अपना पॉलिटिकल कैरियर ही बचाने के लिए क्यों ना हो, राहुल गांधी को यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, आप तीसरे चौथे पांचवें दिन हफ्ते भर के अंदर अंदर ही माहौल एकदम बदल गया था। ऐसा नहीं कि सब कुछ निर्विघ्न था। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर स्थिति बेहतर है, लोगों का की पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा है, सोच समझ अच्छी है, तो हम ये तो मान रहे थे कि दक्षिण भारत से जब वो निकलेंगे और खासकर जब वो नांदेड़ पहुंचेंगे और महाराष्ट्र से जो है उनकी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी आशा का दूसरा कारण यह है कि दूसरे फेज के दौरान दो चीजें हैं कि राहुल गांधी की अपनी छवि जो है वो तो एक मजबूत इंसान के रूप में हुई ही है, और साथ में साथ अब जो है उनके साथ कम से कम 26 अन्य जो पार्टियां हैं उनका साथ सीधा सीधा दिख रहा है। जिस मणिपुर में कुछ दिन पहले राहुल गांधी अकेले गए थे, आज वहां पे देखिए 20 लोग वहां पहुंचे हुए हैं। तो वो कहां से आए? वो इसके साथ ही आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी नहीं गए रहते तो क्या आज ये 20 लोगों को अपना डेलीगेशन भेजने का विचार भी आता? मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद नहीं हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। दूसरी बात, उनकी ताकत तो निश्चित रूप से बढ़ी है, और उससे भी बड़ी चीज यह है कि खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत जो है वो लगातार घट रही है। जैसा मैंने एक दो दिन पहले भी ये कहा कि मोदी जो है वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब इस समय जो वहां पर राहुल गांधी जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी आशंका उत्तर प्रदेश को लेकर है कि वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की वैसी ताकत नहीं है। दूसरी बात, वहां पर जो है योगी और उनके संगठन के लोग किस तरीके के हैं ये भी हमें पता है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से अखिलेश और जयंत चौधरी भी साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी यात्रा को जाने दिया जाएगा। क्योंकि अब जो है अगर वहां पर मोदी या उनके समर्थक किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव करवाते हैं या करते हैं या जो भी होता है, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि इसका फायदा जो है मोदी उठा ले जाएंगे। और मोदी जी के कोई बहुत समर्थन में नहीं है योगी जी। पिछले समय से आप देखिए उनका टेम्परामेंट योगी जी का बदला हुआ है, पहले जैसे वो आग नहीं उगल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से भी इस यात्रा को जाने दिया जाएगा, और राहुल गांधी की ताकत जो है वो निश्चित रूप से बढ़ने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही मुझे लगता है कि मोदी अपने आप में कमजोर हो रहे हैं। तो एक कमजोर प्रधानमंत्री को कोई भी आदमी साथ नहीं देना चाहेगा। इस समय राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना या उनकी यात्रा में किसी भी तरीके की समस्याएं पैदा करना जो है वो उन्हीं लोगों के खिलाफ जाएगा, ये राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जाएगा। मान लीजिए एक हम हाइपोथेटिकल हम सोच लेते हैं कि उनकी यात्रा को डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? अंततः उसका फायदा जो है वो राहुल गांधी को ही मिलेगा। और कोई भी राजनीतिज्ञ अब इतना मूर्ख नहीं रह गया होगा कि वो राहुल गांधी को जो है वो सीधे सीधे तकलीफ देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको लेके बहुत आशावादी हूं, और 25-26 का ये हो सकता है, कुछ लोग के अपने विचार हो सकता है कि ये काफी लेट हो रहा है या जो भी है, लेकिन 25-26 के बाद मुझे लगता है कि माहौल और बदलेगा, खासकर उसी महाराष्ट्र में। उस महाराष्ट्र में मुझे पता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी इवेंट में मशहूर हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ जो है वो भी मशहूर है। उतने ही बड़े बड़े जो इवेंट करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट, आप देखिए वो मुंबई में होते रहे हैं। उसमें खासकर दो लोग, शिवसेना का वो धड़ा जो उद्धव ठाकरे के साथ है, ये तो हर साल जो है मैंने खुद कवर किया है। उनकी जो शिवाजी पार्क की रैलियां होती थी, उस रैली के आगे सारा का सारा जो है विपक्ष जो है वो अक्सर ध्वस्त हो जाया करता था। दूसरे बहुत बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वो शरद पवार, अगर ये दो लोग बहुत बड़ा अगर शो दिखाते हैं, अपनी ताकत को दिखाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और दिखाएंगे भी, मुझे ऐसा लगता है। अभी प्रोग्राम तो नहीं आया है, लेकिन कोई भी वहां पर एक संयुक्त सभा अगर महाराष्ट्र में होगी तो उसका भी असर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो मैं इसको लेके आशावादी हूं कि पहले फेज में जो सफलता राहुल गांधी को मिली है, वही सफलता या हो सकता है कि उससे बढ़कर सफलता जो है वो राहुल गांधी को मिल सकती है। उस दौरान एक और चीज होगा, उस दौरान 3-4 राज्यों के जो चुनाव हो चुके रहेंगे, आपको क्या लगता है कि इन 3-4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खराब रहेगा? या विपक्षी दल जो इनके साथ है आज राहुल गांधी के साथ, इंडिया के साथ है, वो क्या समर्थन नहीं देंगे? तो बहुत सारी ताकत जो है एडेड
फ्लेवर जो है, एडेड फ्लेवर राहुल गांधी की दूसरी यात्रा में होगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है अतिरिक्त ताकत इंडिया को देगी और इस साल के अंत तक इंडिया जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो आयरन आउट हो जाएगी इस 25 और 26 की बैठक में, तो सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, तो एक बढ़ी हुई ताकत जो हमको नजर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। राजू सबसे जी, बड़ी बात यह है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टेड यात्रा है, यात्रा पहले हो चुकी है और उस यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में राहुल गांधी सफल रहे हैं और उसके बाद भी वो यात्रा के ही रूप में लोगों से मिलते जुलते रह रहे हैं, यानी कि उनकी यात्रा जारी है और उसके बाद अब दूसरी यात्रा कर रहे हैं। दूसरा चाहे वो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से से गुजरे थे और राजस्थान और बाकी हरियाणा का भी हिस्सा था और हरियाणा में भी बीजेपी का शासन है, उत्तर प्रदेश में भी शासन है बीजेपी का, तो कुछ वैसा हुआ नहीं था और नहीं होगा, क्योंकि एक अलग घेरे में राहुल गांधी भी रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इंडिया गठबंधन का साथ है, जहां घोषित तौर पर 26 दल हैं और आने वाले समय में ये दल बढ़ भी जाएं। संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास आकर के आपसे भी समझना चाहता हूं कि आपका नज़रिया, आपका पॉइंट इस पर क्या है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा अगस्त से शुरू हो तो फिर चुनाव पर क्या असर, क्योंकि गुजरात से निकल के ये यात्रा आएगी राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, 3 अलग अलग चार्ट रूट जो हैं वो तैयार किए गए हैं, रूट चार्ट, उसमें एक है और तीनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान है ही है, एक में छत्तीसगढ़ भी बताया गया है, लेकिन जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है दोनों जगह चुनाव है। शुरुआती दौर में ही ये कर लेना चाहते हैं चुनाव की घोषणा से पहले। इसका मतलब है कि सितंबर एंड में चुनाव की घोषणा होगी और उससे पहले ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को कवर कर लेना चाहते हैं। कितना असर देखते हैं आप? अगर कर्नाटक के रिजल्ट को सामने रखा जाए तो फिर तो ये लगता है बहुत ही उत्साहवर्धक यात्रा हो सकती है, जहां आज राजस्थान में बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जीत खोजने में लगी हुई है। एक वही राज्य है जहां उसे जीत की थोड़ी बहुत उम्मीद, गुंजाइश नजर आती है, इसलिए क्योंकि एक तो परंपरा रही है, उस परंपरागत जीत चाहती है कि हाँ 5 साल उनकी सरकार, 5 साल हमारी सरकार, और दूसरा ये कि कहीं पिछले 5 साल तक जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ते रहे उसका कुछ बेनिफिट मिल जाए। इसके अलावा तीसरा कुछ नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का हाल तो श्रवण गर्ग साहब साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बेहतर और कौन बता सकता है, उनके पास जब आएंगे तो वो बताएंगे। तो इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या असर आप देखते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव पे और उसके बाद आगे अगले चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव पे। अब सबसे पहले तो श्रवण जी की तारीफ करनी पड़ेगी, उनका नजरिया बहुत क्लियर है और बहुत बैलेंस्ड है और बहुत मैच्योर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो वैसी नहीं है। माने श्रवण जी ने जो सब कहा वो सब बहुत गंभीर बातें हैं और जाहिर है उसका ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को बात करते हुए, लेकिन हम लोगों को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि झोला उठाकर चल दूंगा, किसी भी चौराहे पे आ जाऊंगा। और एक तीसरा था उनका कि मार्गदर्शक मंडल में लोगों को भेज दिया था। तीनों के हिसाब से नरेंद्र मोदी खुद अनफिट हैं तीसरी बार का शासन पाने के लिए और उनको तीसरी बार की शासन की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। सामान्य तौर पर अगर वो चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, तीसरा कुछ तो होता ही नहीं है। 2 बार वो जीत चुके हैं, तीसरी बार हारने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए था। तो अगर वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते और अपनी ही पुरानी बातों को, अपनी ही चीजों को याद रखते तो उनको चुनाव हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनको चुनाव हारना है, हार जाना चाहिए, मैं वैसे देखता हूं। लेकिन अगर अब वो जीतना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो जीतना चाहते हैं तो उनका शासन, उन्होंने जो क्या किया 10 साल में वो हम देखेंगे या लोग देखेंगे, वोटर्स देखेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले चर्चा करते रहे हैं, बीजेपी अपने काम से अपने आप बुरी तरह फंस गई है, पूरी तरह। तो इसलिए बीजेपी का नेगेटिव वोट कांग्रेस पे काम आएगा या माने बीजेपी के खिलाफ जाएगा। वो कांग्रेस को मिले या किसी को मिले, हो सकता है उस समय कोई माने इंडिया को मिले, कांग्रेस को ना मिले, वो सब अलग बात है, बाद की बात है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उसका ही माने उसके बीजेपी का नेगेटिव वोट ज्यादा है, बीजेपी को जो पॉजिटिव वोट मिलेगा या मिल सकता है उसे कई कारण है। और उसमें मैं वो भी देखता हूं कि जो उनके हार्डकोर सपोर्टर हैं आखिर उनको क्या मिला,
आखिर उनको क्या मिला? माने एक अच्छी व्यवस्था तो नहीं मिली। अगर किसी ने निजी तौर पे पैसा कमा लिया हो या यौन शोषण के आरोप से बच गया हो, जेल नहीं गया हो, तो वो सब अलग बात है। लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने लिए या अपने वोटर्स के लिए या अपने समर्थकों के लिए क्या मिला, या अपने समर्थकों को वो क्या दिला पाया? देश का क्या विकास हुआ? हम सब जानते हैं कि हम लोग कई मामलों में पीछे गए हैं। तो इसमें कायदे से अगर बीजेपी को जीतने की उम्मीद है या जीतना चाहती है, तो पहले तो 10 साल का स्टेटमेंट आना चाहिए कि हाँ भैया हमने ये किया और ये इस तरह से अच्छा है और हम आगे ये करेंगे। ऐसा कुछ बीजेपी की तरफ से है नहीं। तो इसलिए भी मुझे नहीं लगता है कि वहां कुछ होने वाला है, और अगर वो कुछ गलत करेंगे, नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ऐसे क्यों नहीं देखें? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं देखें कि उस फैसले से मुझे लगता है, कम से कम मुझे तो जरूर लगता है कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया है कि देखो भाई हम पर कितना दबाव है। बहुत क्लियर है। अदरवाइज सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी, जाना ही नहीं चाहिए था। और जो पुराने मामले हैं उसके आधार पे ऐसे केस में पेनल्टी लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब नहीं करके अगर सरकार का कहा मान लिया, तो उसने यही तो दिखाया है कि भैया मैं दबाव में हूं। वरना इस तरह की मांग करनी ही नहीं चाहिए थी, जिसको पहले अवैध घोषित किया जा चुका था, उसको विस्तार मांगने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर मांगा गया तो वो सुप्रीम कोर्ट पे सरकार का दबाव ही तो था, और क्या था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि भैया कोई विकल्प ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें जनहित की आड़ लेकर या जैसे भी उसने ये जता दिया कि भैया दबाव है, और अब दबाव में मतलब इससे ज्यादा ठीक है 15 सितंबर तक तुम अपना चलाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये तो क्लियर हो रहा है ना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डाल रही है। तो ये तो उसके खिलाफ ही जा रहा है, सरकार के खिलाफ। अगर 4 तारीख को राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं होता है, तो सबसे बुरा यही हो सकता है कि उनको 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, जो होना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होगा, लेकिन अधिकतम वो 2 साल के लिए जेल चले जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में कह दिया था कि राहुल गांधी उनके सबसे बड़े विरोधी हैं, या उनको सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी से ही लगता है। तभी तो राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। तो जब उनका खर्चा सार्थक हो रहा है तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या प्रियंका गांधी छोड़ देंगी, और क्या वो वोट अपने आप प्रियंका गांधी की ओर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा? और इन दिनों सोनिया गांधी जिस तरह से पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, और उससे लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और वो शायद राजनीति में सक्रियता से भाग ले सके, तो अगर राहुल गांधी के जेल जाने के बाद प्रियंका और सोनिया दोनों मिलकर कांग्रेस को लीड करती हैं, तो क्या वोट की कोई कमी रहेगी और राहुल गांधी के नहीं रहने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? मुझे लगता है कई गुना फायदा बढ़ जाएगा, नुकसान होने की तो कोई संभावना ही नहीं। तो इस तरह से मुझे किसी भी सूरत में कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं लगती है, और मुझे हमेशा लगता है कि कांग्रेस का फायदा होगा। रही बात बीजेपी के तीसरी बार जीत जाने पर, तो हम सब लोगों ने देखा है, और हम लोग समझते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं समझते हो, लेकिन ये तो बहुत आसानी से कन्वे हो जाएगा ना कि 5 साल में तो नरेंद्र मोदी कुछ थे, अगले 5 साल वो कुछ और थे, तो अगले 5 साल वो क्या होंगे इसकी कल्पना तो की ही जा सकती है। तो अगर ये भी हम लोग सोचे और देखें और बताएं, तो उनको वोट देगा कौन? आखिर इंडिया बना तो इसीलिए ना, उनके कारनामों का ही परिणाम है। नहीं तो सब लड़ने वाले लोग, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, सब लड़ने वाले लोग एकजुट क्यों आए? सबको पता है कि अगर इनको हराया नहीं गया, अगर ये सत्ता से नहीं गए, तो ये देश का कबाड़ा कर देंगे, जिसमें हम सब लोगों का नुकसान है। अगर ये हम लोग समझ रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि बहुत नीचे के वोटर, बहुत गरीब वोटर, बहुत कम पढ़े लिखे वोटर, या बहुत ही मूर्ख टाइप के बिजनेसमैन और पैसे वाले लोग नहीं समझ रहे हो, लेकिन उनको ये समझाने और समझने में देर नहीं लगेगी। ये मध्य प्रदेश वगैरह का चुनाव का रिजल्ट आते आते क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत अच्छी है, और बीजेपी तो अपने आप में हारी हुई है, और वो जो भी कर रही है, वो जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं कि वो लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर ले कि इस स्थिति से निकल सके। वो जो करेंगे उसमें फंसेंगे
और जैसे फंसेंगे उसका फायदा कांग्रेस को होगा या अपोजिशन को होगा, इंडिया को होगा। जहां तक इंडिया के नाम की बात है, वो नाम अपने आप साबित कर देता है कि क्या मुकाबला है। सिर्फ नाम बता देता है कि भाजपा और इंडिया में क्या टक्कर है और कौन कितना मजबूत है, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं। राजीव जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो बात आप रख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये कि एक उम्मीद, एक आशा जो है वो जगती है कि इस देश में अंधकार नहीं है, उजाला भी है, कुछ जगहों से रोशनी आ रही है। और सब आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, क्या आप भी ऐसा ही देखते हैं, इसी हिसाब से सोचते हैं जैसा संजय जी कह रहे हैं? और अगर राहुल गांधी, ये तो एक नॉर्मल नैरेटिव भी सेट हो सकता है उसके बाद कि राहुल गांधी को अगर सज़ा बरकरार उनकी सज़ा रहती है, सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता है, लगता है, तो उसके बाद देश की परिस्थिति कैसी होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं? क्या माहौल जो है वो इंडिया में नहीं हो जाएगा? और क्या ऐसे माहौल को बनाना या उस माहौल में तब्दील करना मोदी जी चाहेंगे कि सब कुछ हाथ से निकल जाए? क्या मोदी जी खुद चाहेंगे कि राहुल गांधी जेल जाएं? देखिए राजीव जी, जहाँ तक मोदी जी के चाहने का सवाल है तो मोदी जी तो कुछ भी चाह सकते हैं। तो मोदी जी के चाहने से ना कुछ होने जा रहा है और ना कुछ जो है वो देश पर बदलने जा रहा है। मोदी तो चाहेंगे कि 125 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री बने रहे, तो बने थोड़ी रह सकते हैं। मोदी जी चाहेंगे कि संसद में पारित हो जाए कि इसके बाद लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, तो हो थोड़ी जाएगा। तो मोदी जी के चाहने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं और मोदी जी उन परिस्थितियों से किस तरीके से निपटना चाहते हैं, किस तरीके से निपट सकते हैं। राजीव जी, जो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मोदी जी को हराना जो है वो जितना ज्यादा इंडिया का कार्यभार है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यभार है जी। मतलब जितनी ज्यादा जरूरत इंडिया के लोगों की है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जरूरत है कि मोदी जी को हराया जाए। आज जिस तरीके से नड्डा जी की जो 38 लोगों की कमेटी फाइनल हुई है, तो एक जगह था, मैं तो वहां कहा जा रहा था ये तो अलीबाबा और 40 की कंपनी है, क्योंकि दो तो इसमें 38 में शामिल नहीं है, अलीबाबा बड़े वाले बाबा और जो छोटे वाले बाबा हैं और नड्डा जी इसमें शामिल नहीं है, तो ये 40 हो जाते हैं और अलीबाबा बड़े हो जाते हैं। तो जो बनी है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि इससे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, किस किस को ठिकाने लगाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। अब बताइए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं और रमन सिंह जो हैं वो जेपी नड्डा के अंतर्गत काम करेंगे, तो ये किसकी पदोन्नति हुई है? जेपी नड्डा की पदोन्नति हुई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह की पदोन्नति हुई है? ये आप समझिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कार्यभार जो है वो मोदी जी को निपटाना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि इंडिया के लोग उनको निपटाएं। इंडिया तो निपटाने के लिए काम करेगा ही करेगा और मोदी जी जिसको निपटाना है उसको निपटा रहे हैं। मोदी जी भी अपने काम पे लगे हुए, मोदी जी भी समझ रहे हैं कि इंडिया के लोगों को निपटाने से ज्यादा जरूरी है कि अपने लोगों पहले उनको निपटाओ, क्योंकि अपने यहाँ सब ठीक ठाक रहेगा तभी तो इंडिया को निपटाओगे। तो उनके यहाँ भी अंदर अंदर सब चीजें चल रही है, निपटाने का काम शुरू हो चुका है, निपटाना शुरू हो गया है। अब अगली बारी सुनी जाती है शिवराज सिंह की होगी, अमित शाह जी आज वहां पहुंच गए हैं, अब सारा कार्यभार अमित शाह जी ने अपने हाथ में ले लिया है। मणिपुर जल रहा है, अमित शाह जी को फुर्सत नहीं है मणिपुर जाने की, लेकिन एक सप्ताह में 3 बार या एक महीने में 3 बार अमित शाह जी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में, कार्यभार ले लिया उन्होंने। तो यानी अब शिवराज सिंह चौहान भी वहां चेहरा नहीं है पार्टी के, तो चुनाव किस तरीके से होगा ये देखने वाली चीज होगी आगे जाकर के क्या होता है। तो कुल मिलाकर राजीव जी जो परिस्थितियां मुझे लगता है वो मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं, लेकिन मोदी जी उसका किस तरीके से प्रबंधन करते हैं और किस तरीके से इससे निपटते हैं ये मोदी जी की अपनी रणनीति, उनकी कार्यकुशलता पे निर्भर करेगा। माहौल मोदी जी के खिलाफ बन रहा है, मौसम मोदी जी के खिलाफ बन रहा है, मानसून बहुत तेज घुमड़ रहा है, मौसम विज्ञान बार बार चेतावनी दे रहा है भारी से और तेज भारी जो बारिश हो सकती है, तमाम सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में मोदी जी के सामने चुनौतियां ज्यादा है राजीव जी। दूसरी बात यह कि अगर 15 अगस्त से मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अगर सब ठीक ठाक रहता है जो यात्रा शुरू होती है तो ये जिन राज्यों से निकलेगी राजीव जी, उनमें से देखिए जब ये यात्रा पहुंची थी, जब पहली बार जब यात्रा निकली, जब कर्नाटक से निकलना शुरू हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि जब पहुंचेंगे हिंदी पट्टी में तब इसकी असली पहचान इसकी होगी और इसकी असली सपने जो है वो ये होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से इसका लोग लेते हैं। तो राहुल गांधी ने खुद कहा था, शायद इंदौर में ही कहा था कि मैं कहा जा रहा था कि आप केरल में जाएंगे तो क्या होगा, फिर कर्नाटक में जाएंगे फिर क्या होगा, और असली परीक्षा आपकी मध्य प्रदेश में होगी, तो मध्य प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये राहुल गांधी के ही शब्द थे, मेरे तो है नहीं है, राहुल गांधी के ही शब्द थे। और
मध्य प्रदेश ने दिखाया कि उसने पीछे जो यात्रा को जो समर्थन मिला था उससे ज्यादा मिला। अब जो अंतर होगा इन दोनों यात्राओं के बीच में, जो अंतर है वो मैं कह रहा हूँ, वो बड़ा अंतर ये है कि राहुल गांधी अब जब ये यात्रा शुरू करेंगे तो वो 4000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके एक नेता होंगे। पहली चीज, जो पहले की 4000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। दूसरी बात यह कि अब जो उनके साथ पहले लोग नहीं थे, अब वो लोग उनके साथ में होंगे। दूसरी चीज ये है, तो राहुल गांधी अब एक बड़ी ताकत के साथ इस दूसरी यात्रा को शुरू करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ विवाद करके या कुछ हमला करा के या कुछ झगड़ा झंझट करा के इस यात्रा को डिस्टर्ब करिए, राहुल गांधी को डिस्टर्ब करिए, तो राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ कराए ना कराए, लेकिन अगर इस यात्रा के दौरान कुछ भी होता है तो देश भर में संदेश यही जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से परेशान है और ये उसके इशारों पे सब कुछ हो रहा है। नहीं कराएगी तब भी ये संदेश जाएगा, और कराती है तो और ज्यादा बुरा संदेश जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जो हैं वो इतने कच्चे हैं कि वो राहुल गांधी की यात्रा में इस तरीके का कोई व्यवधान या विघ्न पैदा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कुछ चीजें करेंगे। तो इसलिए भी यात्रा अपनी गति से ठीक चलेगी। जहां तक इसका ये सवाल ये कि जब इसका चुनाव में क्या लाभ मिलेगा, चुनाव में लाभ क्या नहीं मिलेगा, जयराम रमेश कह चुके हैं कि भाई पहले जो हमारी यात्रा थी, उनकी इस यात्रा के बाद ही उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं थी, और फिर उन्होंने हाथ से हाथ जो कार्यक्रम किया था उसमें कहा था कि ये हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है। तो अब जो दूसरी यात्रा है राजीव जी, भारत जोड़ने की यात्रा तो हो चुकी, भारत तो जोड़ चुके हैं राहुल गांधी। अब इंडिया लड़ेगा और भारत जीतेगा। अब यात्रा इसकी होगी, यानी इंडिया लड़ेगा, भारत जीतेगा। तो ये शुद्ध राजनीतिक यात्रा होगी। इंडिया लड़ेगा, इंडिया की लड़ने की यात्रा होगी, भारत को जिताने की यात्रा होगी। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इंडिया से लड़ती है और कैसे इंडिया को हराती है। यह देखने की चीज होगी भारतीय जनता पार्टी का इसके तैयार है कि वो कहे कि हम इंडिया को हराएंगे। इंडिया बहुत खराब है, तो हालांकि वो कहना शुरू कर चुके हैं अब इंडिया को किसी तरीके से, लेकिन वो जितना इस पे आगे जाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी भारतवासियों के बीच अलोकप्रिय होती जाएगी। उसकी असली चीजें सामने आती जाएंगी कि असली एंटी इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता भी इसको अच्छे तरीके से समझने लग जाएगी, किसी को कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ये संदेश स्वयं जो है जनता के बीच में आकर देगी। बाकी चुनाव है, वो चुनाव के तरीके से ले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लड़ती है, बाकी दल किस तरह से लड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तमाम प्रबंधन किए जाते हैं, वो सब चीजें अलग की है। उन प्रबंधन के उस पर नहीं जाता कि कौन किस करता है। जो जनता का सवाल है वो जनता का सवाल राजीव, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने अभी ठीक ठाक नहीं। जी जी, जरा आप रैपिड राउंड में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कार्यक्रम को अब समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। और स्वामी जी, क्या आपको लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं राहुल गांधी, या इंडिया कह लें गठबंधन जो है वो अगले महीने से, अगस्त के महीने से अगर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो जाती है तो बीजेपी के सामने? देखिए राजीव जी, मैं जो है अपने इतिहास से कोई लेसन्स लेना चाहता हूं। अभी तक दो बहुत महायुद्ध हुए हैं, एक त्रेता युग में, एक द्वापर युग में, और उसमें ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था, एक तरफ सत्य था, एक तरफ असत्य था। तो ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल नहीं है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि हमने देखा था कि उस समय भी पांडव जीते थे और उस समय भी राम जीते थे। तो आज की तारीख में मुझे अगर निर्णय लेना है तो मुझे निर्णय लेना है कि ये जो इंडिया है ये सत्य के साथ खड़ा है, ये प्रेम के साथ खड़ा है, या जो एनडीए है वो सत्य और प्रेम के साथ खड़ा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो मणिपुर में हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी, मध्य प्रदेश में घटी, उसमें आंसू पोंछने वाला कौन है। और आज भी जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुकी संप्रदाय और कुकियों को और मिजो को, नागाज को जिस प्रकार से बदनाम और उनको बदसूरत लोगों की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य और असत्य की लड़ाई है और धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म ही जीतेगा, सत्य ही जीतेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो अलग जला के चले हैं, और मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं, हरियाणा में 12 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ पैदल एक गुमनाम वृद्ध की तरह चला था। उत्तर प्रदेश में भी ये गुमनाम वृद्ध अकेला चलेगा, कदम से कदम मिला के चलेगा, और ये इंडिया की जो एक संघर्ष है उस संघर्ष में सत्य का साथ देगा, अहिंसा का साथ देगा, और हम ये प्रयास करेंगे कि फिर पांडव जीते और धर्म जीते। जी, उस गुमनाम का नाम अखिल स्वामी है। जी स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। और प्रशांत टंडन जी,
लेकिन एक चीज अभी देख रहा हूं, आज जो राहुल गांधी की जो तस्वीर, जो वीडियो हम लोग अभी दिखा रहे थे प्रशांत जी, वो वीडियो उन तस्वीरों को लेकर के जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, नोएडा का मीडिया है, वो भी आज खूब चर्चा कर रहा था। आज उस पर भी, और बात अब ये भी हो रही है कि मणिपुर में जो विपक्षी दल गया है तो वो क्या कुछ कर रहा है, उसके विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं। ये परिवर्तन है मीडिया में या कुछ और है? मीडिया के बारे में देखिए, अभी एक सर्वे आया है एक बड़ी सर्वे एजेंसी का, CSDS का, जिसमें CSDS का, लोकनीति CSDS का, जिसमें ये बात आई है कि लगभग काफ़ी मतलब 80% से ऊपर जो पत्रकार उनके यहाँ काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके मालिक जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। उस सर्वे में बहुत डिटेल में उसमें नहीं जा रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं है इस मीडिया से राजीव जी, इससे अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। हो सकता है 1-2 महीने बाद, क्योंकि ये जब मौसम बदलता हुआ देखेंगे तो इनको एक एहसास होगा, और डर की वजह से ही आएंगे कि सरकार बदल रही है, तो ये डर की वजह से आएंगे, ये बातों के भूत नहीं है। तो एक दूसरी बात ये कि देखिए, मैं बुलेट पॉइंट्स में 3-4 बातें कह देता हूं। एक, बीजेपी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि देश अब कोएलिशन पॉलिटिक्स की तरफ, यानी गठबंधन पॉलिटिक्स की तरफ जा चुका है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के ही दिन इन्होंने भी एक भानुमति का पिटारा जोड़ा, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट निकाल के 38 लोगों का, तो एक गठबंधन की घोषणा वहां से भी हुई। तो गठबंधन को मान लिया गया है। अब गठबंधन की राजनीति की कोशिशें भी हो रही हैं, दक्षिण की पार्टियों को जो है लुभाया जा रहा है। दूसरा चीज कि मिश्रा जी का, संजय कुमार मिश्रा जी का बहुत पैनिक रिएक्शन में सरकार दोबारा गई, और जो मुकदमा बहुत समय से चल रहा था, तब तक सरकार ने FATF का जो है, कोई FATF के रिव्यू का कोई बहाना नहीं बनाया था, कोई दलील नहीं दी थी। ये नया आविष्कार लेकर वो वहां गए। कारण यही है कि 45 दिन में संजय मिश्रा जी करेंगे क्या। पिछले मतलब लगभग 6000 केसेस हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, जिसमें 90% केस से ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं। कुल 23 कन्विक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोसेस इज पनिशमेंट का सिद्धांत लगा के मिश्रा जी को मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जिस तरीके से गई और सुप्रीम कोर्ट को जिस भी तरह कन्विंस उन्होंने किया, जिस भी तरह राजी किया कि 45 दिन का उनको दिया जाए एक्सटेंशन, उसकी मंशा इंडिया गठबंधन को तोड़ना है। इनके बड़े बड़े नेताओं के छापे डालने हैं, गिरफ्तार करना है, कुछ करना है। तो ये तो क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कह रहा है। महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया, कर्नाटक में यही किया है इन्होंने, मध्य प्रदेश में यही किया, ये यही कर रहे हैं। तो संजय कुमार मिश्रा 2018 से इसीलिए रखे गए हैं ईडी में। तो एक दूसरी बात ये कि देखिए, जो बात मैं कह रहा था, आखिरी पॉइंट जो बात मैं कह रहा था कि क्यों जो बीजेपी जो परेशान होगी कि बीजेपी के कोर एरिया से इस बार यात्रा होकर निकलेगी। और मैं चर्चा कर रहा था कि उत्तर भारत में कोई 20वीं सदी में कोई वो नहीं हुआ, बड़ा सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ, समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ। आप देखिए कि भारत के नक्शे में जहां जहां समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां आरएसएस बीजेपी नहीं जा पाई है उस ढंग से जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आ जाती है। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस को रिचार्ज करेगा उत्तर भारत की। और इस बार राहुल गांधी, पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो उनकी लेजिटिमेसी के लिए या जो बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वो स्वीकार्यता एक पैदा हुई राहुल गांधी के प्रति। अब तो वो ऑलरेडी है।
तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत होगा उत्तर भारत में खासकर, और बहुत जरूरी इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकल उसमें रिचार्ज करने में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को। और जो 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, देखिए एक तो कानून और मेरिट की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं और पूरी दुनिया की नज़ीरें हैं। अगर इसमें कोई बहुत उल्टा सीधा फैसला आता है, जो कानून, संविधान, परिपाटी, परंपरा, अपनी प्रेसिडेंस, इन सब को नकारते हुए कोई एक फैसला आता है, जब से आईपीसी बनी तब से 2 साल के लिए किसी को सजा नहीं दी गई है इस कानून में, जिस कानून के तहत राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया। अगर ये फैसला एकदम उल्टा आता है तो मैं उसको मानूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है भारत के। राजीव जी ये आप ही नहीं कई लोग मानेंगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन गर साहब, जरा आपके पास आना चाहता हूँ, क्या अगर 4 तारीख को फैसला आए या आगे फैसला आए, कोर्ट की सुनवाई होगी उस दिन, अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो फिर आप पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देखते हैं देश में? देखिए राजीव जी, मैं हमेशा की तरह आपके चैनल पे अकेला पड़ जाता हूँ, क्योंकि संजय कुमार जी को सुन के और अमलेंदी जी को सुन के, प्रोफेसर अखिल स्वामी को सुनने के बाद मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या मुझे लगता है कि मुझे न तो राजनीति समझ में आती है, न चुनाव समझ में आता है, न कोई अकल है। पर फिर भी आप चूंकि बुलाते हैं, इसीलिए मैं एक ही सैटरडे को आता हूं और आप कहते हैं, इसलिए अपनी 2-4 बातें कह देता हूं। बाकी हो सकता है कि मेरी समझ थोड़ी एक्चुअल पॉलिटिक्स से अलग हो, जैसा संजय कुमार बता रहे थे। 2 चीजें मैं कह रहा हूं। 31 तारीख को दिल्ली का ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में आने वाला है। वो बहुत ही क्रूशियल टेस्ट होने वाला है इंडिया और एनडीए के बीच में। सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव की तारीख नहीं तय की है स्पीकर ने, पर दिल्ली के ऑर्डिनेंस की कर दी है और बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी की वो ऑर्डिनेंस को निकाल लेगी। आप थोड़ा सा सोचिए कि उस ऑर्डिनेंस के पारित हो जाने से विधेयक के जो अलायंस है विपक्ष का या एंड इंडिया है उस पर या देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज यह कि 1 तारीख को शरद पवार प्रधानमंत्री के साथ पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का मंच शेयर करने वाले हैं। उसका क्या इम्पैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति पर और विपक्ष पर और INDIA पर पड़ने वाला है। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि साहब ये 2 साल की सजा तो बहुत ज्यादा है, हम इसको 6 महीने की सजा में बदल देते हैं, या 3 महीने की सजा में बदल देते हैं, तो उसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? ये ठीक कह रहे हैं आईपीसी की धारा में सजा के प्रावधानों को लेकर प्रशांत टंडन। मैं देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें कुछ भी रूल आउट करके नहीं चल रहा हूं, और मैं राहुल गांधी को भगवान राम मान रहा हूं।
और न पांडव मान रहा हूं। ये राजनीति जो चल रही है वो कौरवों को जिताने की चल रही है, जिसमें सारी की सारी ताकतें, पूरा का पूरा मीडिया लगा हुआ है। तो मैं आपके चैनल पे बैठ के वो बात नहीं कर सकता जो मुझे नहीं दिख रही है। जी जी बिल्कुल। मैं केवल ऑब्जेक्टिवली चीजों को जो देखता हूं या एनालिसिस करता हूं, हो सकता है पॉलिटिक्स नहीं समझता हूं, पर जो एनालिसिस करता हूं और जो लिखता हूं और दूसरे चैनलों पे बोलता हूं, मैं वही बोलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ साफ कांग्रेस के पक्ष में सब धुआंधार होने वाला है, क्योंकि मैं बोल दूंगा और फिर जब चुनाव के बाद आपके साथ बैठूंगा तो मुझे क्या, किस सूरत के साथ बैठना वो भी तय करना पड़ेगा। और जो आपके जो लाखों लोग सुन रहे हैं आपकी बात, उनको भी लगना तो चाहिए ना कि कोई बात हम डिबेट कर रहे हैं, लॉजिकल बात करना चाहते हैं, एक यूफोरिया में नहीं, रेटोरिक नहीं करना चाहते कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। नहीं, ये लोग जो हैं ये वो लोग नहीं हैं जो हैं। मतलब एक शरीफ आदमी और एक शरीफ परिवार, वो जो लड़ रहा है, साधन शुद्धि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साध्य इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं महाभारत की भाषा में बोल रहा हूं, गीता की। तो इसलिए जो लड़ाई है वो अलग किस्म की है। वो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये जैसे महाभारत के युद्ध में ये था कि रात में शिविरों पे हमला नहीं करेंगे जी, तो ये लोग तो सब कर सकते हैं, रात में, दिन में, शाम को, सब जगह, सूर्यास्त के बाद भी हमला करते ही हैं। इनके सारे हमले रात को ही होते हैं। तो इसलिए ये अगर ये दाव पर ये लगा है, एक आदमी को लग रहा है कि मेरी तो पूरा समाप्त हो जाएगा अगर ये सत्ता चली गई तो, और जो आदमी अपने जीवन में एक दिन के लिए भी विपक्ष में नहीं रहा हो, एक दिन के लिए, न विधानसभा में किसी में, न लोकसभा में किसी में, वो आदमी प्रधानमंत्री पद से अपनी बर्खास्तगी कैसे मंजूर कर लेगा? वो इस देश को अराजकता में झोंक भी सकता है। तो हमको, मैं सॉरी, माफ करेंगी, मैं थोड़ा सा बह गया, पर मैं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गर्ग साहब, इसलिए भी क्योंकि जो आप कह रहे हैं अराजकता की बात, वो तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी मणिपुर में। इसलिए एक अगर इरादा ही हो कि देश में इतनी अराजकता पैदा कर दी जाए, या हो जाए, पैदा नहीं कर दी, हो जाए, स्वस्फूर्त हो जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गई, और फिर हमारे पास एक एक्सक्यूज है वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का कि सर राष्ट्र हित में चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमको चुनाव न करवाने की इजाजत दे। तो क्या होगा? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हमारी राजनीति बढ़ना चाहती है, बहुत चैलेंजेस हैं, और हमको उन चैलेंजेस के बारे में डिबेट करना भी चाहिए। और अपने जो आपके तो आप नंबर 1 हैं, आपके तो बहुत सबसे ज्यादा सुनने वाले देखें, उनको एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है। वो बेनिफिट हो कि यार, अरे हाँ, ये इश्यूज तो हैं, नजर रखना पड़ेगी अब सब पर।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी रखना पड़ेगी, शरद पवार पर भी रखना पड़ेगी, सब लोगों पर वो गश्त बढ़ा देंगे लोग। अगर लोगों को इस मुगालते में डाल देंगे कि सब बिल्कुल बढ़िया ही होने वाला है, युद्ध जीत चुके हैं, तो बस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल गर साहब, आपके बातें 100% सही हैं और आप बिल्कुल, आपका विश्लेषण सटीक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि जो पहले 12 साल तक मुख्यमंत्री और उसके बाद लगातार पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री रहा हो और एक बार भी विपक्ष में न बैठा हो, वो कैसे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा आज की तारीख में। साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है हमारे ही धर्मशास्त्र में, और क्या वो उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश नहीं होगी। बहुत कुछ हो रहा है। जो आदमी ये देख रहा है कि मणिपुर जो है वो जल रहा है, वहाँ एक अलग तरह की आग लगी हुई है, उसके बाद भी मणिपुर का मां न कहे, तो क्या हम इतनी आसानी से 2024 का चुनाव सत्ता पक्ष को अपने हाथ से दूसरे हाथ में देते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जीत और हार किसी न किसी की, अगर सब कुछ हमारे संवैधानिक ढांचा के हिसाब से होता रहा तो वहाँ जीत और हार होगी। और उसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं। हमने 2019 का हमारे सामने तो जीता जागता उदाहरण है, जहाँ 2019 में मार्च से पहले परिस्थितियाँ कुछ और थीं और मार्च के बाद परिस्थितियाँ कुछ और हो गई। और उसके बाद आप देखिए कि क्या मार्च ना कहें, जबकि जनवरी कह सकते हैं, जनवरी के बाद परिस्थितियाँ कुछ और हो गई हैं। और यहाँ तो इसी साल, अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। तो बहुत खिचड़ी अभी पकनी है। इसलिए हम लोगों को भी, जब, और बहुत सही कह रहे थे गर साहब, हम नंबर 1 हैं और हमारे साथ 10 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों का साथ रहता है जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, पूरे महीने भर की संख्या में बता रहा हूं। और उस आधार पे भी हम भी एजुकेट हों और हमारे दर्शक साथी जो हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी एजुकेट हों, उनके विचार भी कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक आते हैं। इस लिहाज से भी जल्दी चाहूँगा बुशरा खानम जी आपके पास आना चाहूँगा, और क्लोजिंग कमेंट संजय जी आपके पास। समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन गंभीर बातें हो रही थी, चर्चा को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी था। बुशरा जी, कैसे अब कैसे देखती हैं आप, कितनी गंभीर चुनौती है? देखिए राजीव जी, एक होता है कि बिल्कुल नेगेटिव हो जाना और दूसरा होता है कि एक उम्मीद जगना। अब से पहले आप ये देखिए कि अगर आप इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा से पहले की स्थिति आप देखें तो शायद वो उम्मीद की किरण भी नहीं दिखती थी, या वो जो लौ भी जल रही थी वो फड़फड़ा रही थी, उसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी। हम एक तरफ ये देखते हैं कि साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाती है, तमाम जो सरकारी अमला है, एजेंसीज हैं, वो तमाम लगाई जाती हैं, और अब तक जितने भी केसेस हुए मैक्सिमम वो सारे अपोजिशन के खिलाफ हैं। वो तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये तमाम पार्टीज एक साथ आई तो इनको भी बखूबी पता है कि ये चैलेंजेस इनके सामने हैं, ये तमाम चीजें इनके सामने आने वाली हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि उन्हें भी अपनी राजनीति को बचाना है, क्योंकि उन्हें भी अपने आप को बचाना है, तो उन सब ने एक साथ आने का फैसला किया। मैं बहुत सारी बातों के सर की बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये भी जरूर कहूंगी कि जिस तरह से अपोजिशन एक साथ हुआ है, जिस तरह से आगे हर चीज को लेकर एक जवाबदेही तय की जा रही है, प्रहार किया जा रहा है, हर चीज पर अकाउंटेबल सरकार को जो बनाया जा रहा है, उससे जरूर एक उम्मीद जगी है। और एक उम्मीद जो जगी है उसके बिना पर ये तमाम एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है कि आप ये देखिए कि आने वाले वक्त में कम से कम आपको ये लग रहा है कि टक्कर देने की स्थिति में है अपोजिशन। कम से कम आप ये देखें कि ये लग रहा है कि आगे आने वाला जो चुनाव है 2024 का, वो एक तरफा ना होकर बल्कि एक ऐसी लड़ाई होगी जहां दोनों तरफ बराबरी का मामला होगा। तो ये जरूर है कि हमें ये भी नहीं कह देना चाहिए कि एकदम हम इतने पुरुम्मीद हो जाए कि सब कुछ हरा हरा है, लेकिन ये भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है। और एनीथिंग दे विल डू अगेंस्ट राहुल गांधी, एनीथिंग, आप ये देखिएगा वो तमाम चीजें राहुल गांधी के फेवर में ही जाने वाली हैं। वो तमाम हथकंडे जो अपनाए गए थे अब तक वो धराशाही हुए हैं, और आगे भी आप ये देखिएगा कि माना अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए राहुल गांधी को फॉर एग्जाम्पल इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हो जाती है तो दिस विल गो इन हिज फेवर, ही विल गेट ऑल काइंड ऑफ सिंपैथी। आप ये देखिए कि जब उनकी सदस्यता रद्द की गई तब भी हमने ये देखा कि किस तरह से एक सिंपैथी वेव जो है वो उनके फेवर में गई है।
लेकिन हाँ, ये एक तबका ऐसा भी है जो ये सोच देखिए इनको सबक सिखा दिया। वो तबका जो भक्त तबका है, जो हमेशा से ही उनके साथ खड़ा था, है और रहेगा। उनको तो ये भी कि देखिए सोनिया गांधी जो है वो पहले कितने लाव लश्कर के साथ चला करती थी, अब देखिए आम आदमी की तरह जा रही है। देखिए राहुल गांधी पहले कैसे चला करते थे, अब देखिए आम आदमी की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं। तो कहने को तो आप हजार बातें कह सकते हैं, लेकिन हमें एक एनालिसिस ये करने की जरूरत है कि उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच का ये सफर है, और आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं इसको बहुत हद तक क्लियर कर देंगे। जी बिल्कुल। संजय जी, आपका टेक। मैं ऐसे देखता हूं कि मैंने राहुल गांधी को या ऑपोजिशन को मोदी सरकार ने जितना डैमेज किया, उसमें पिछली यात्रा से पहले तक ये स्थिति नहीं थी कि कोई चैलेंज करेगा, और कोई चैलेंज था ही नहीं। मैंने जैसे 2019 में पुलवामा के बाद अचानक स्थिति बदल गई, लेकिन इस बार तो लग ही नहीं रहा था कि कोई टक्कर है और कोई चैलेंज करेगा। लेकिन जो मोदी जी ने जो मुद्दे बनाए थे कि कांग्रेस वंशवादी पार्टी है, राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू परिवार से बाहर का नहीं हो सकता है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो सब इशू नहीं है और मोदी जी के पास बात करने के लिए मुद्दा नहीं है। तो अब वो कांग्रेस का किस हिसाब से विरोध करेंगे। और यात्रा के बाद और अभी जो स्थिति है उसमें यह है कि राहुल गांधी कैंडिडेट ही नहीं है, राहुल गांधी कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि कांग्रेस फाइट अगर करे तो वो शायद जीत जाए, शायद सरकार बना ले। कांग्रेस मतलब इंडिया पूरा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये तो राहुल गांधी ने कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का नेगेटिव वोट और इनका पॉजिटिव वोट, और अब जो बीजेपी फंसी है कि वो कुछ भी जो नुकसान करने के लिए करेगी उसका इंडिया को फायदा होगा। तो इन सारी बातों से मैं ये कह रहा हूं कि इनकी स्थिति अच्छी है और वोटर भी समझेगा कि मोदी जी से मिला क्या। तो इन सारी बातों से स्थिति अच्छी है, लेकिन ईवीएम भी है। तो ये सारी बातें तो हम लोग जानते ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस बार, जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस बार भी मोदी जी जीत गए तो आगे के तो फिर या तो चुनाव ही नहीं होगा या फिर देश में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी ही नहीं होगी। तो मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं। मैं जीतने हारने पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, और मैं नहीं कह रहा हूं कि जीत रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर नहीं भी जीतेगी तो स्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी फायदे में नहीं है या बीजेपी मुंह दिखाने लायक नहीं है। मणिपुर की जो हालत है और आज जो रिपोर्ट वहां की छपी है, राइटर की रिपोर्ट जो छपी है वहां की घटना का वर्णन, उससे तो लग रहा है कि आज भी वहां हिंसा हो रही है और अभी भी कुछ नहीं किया है। तो प्रशासन के नाम पे बीजेपी ने तो हमें यही दिया है। तो ये कौन नहीं देख रहा है? अगर अखबारों में नहीं छप रहा है तो विदेशी अखबारों में छप रहा है, और जो विदेश में मोदी जी प्रचार करके चले जाते थे और एक बार यहाँ छा जाता था, वो कभी भी हो जाएगा। वो तो एक दो दिन का काम है, तो वो सब हो सकता है। इसलिए मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम इतना तो है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और अब एक उम्मीद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की है। पार्ट 1 का जो रिस्पांस था वो अच्छा था, उस हिसाब से पार्ट 2 का रिस्पांस और अच्छा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ और एक प्लस इसमें और भी है कि अब इंडिया गठबंधन है और वो एक मजबूती देता है। वो गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। लेकिन पैरेलली दो चीजें चल रही हैं, एक राहुल गांधी का केस जो सुप्रीम कोर्ट में है, और दूसरी चीज जो वो ये है कि मणिपुर जिस प्रकार जल रहा है पिछले 3 महीने से, और उस पर मोदी जी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि पहलवानों का आंदोलन चला और उस आंदोलन को कैसे कुचला गया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी सरकार अपनी राह पर अपने क्या कुछ आगे करना है उन सारी चीजों को वो दिखा रहे हैं, जिस भी रूप में हो। सिंगोल को स्थापित करना था सदन में तो कर दिए, ला करके नए भवन का उद्घाटन करना था कर दिए, उसमें तमाम विपक्षी दल नहीं आए तो नहीं आए, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, सारी चीजें। एक जो यहां गर्ग साहब भी कह रहे थे कि दूसरे पक्ष को भी समझने की जरूरत है कि वो क्या कुछ कर रहा है और किस हद तक जा सकता है। तो दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को देखें तो चुनौती बहुत ज्यादा है
विपक्ष के सामने और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। सब कुछ हवा हवाई नहीं है, मजबूती इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग राज्यों में और सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में जो 1 तारीख को एक मंच पे आने वाले हैं मोदी जी और पवार साहब, लेकिन क्या महाराष्ट्र की परिस्थितियां या पवार साहब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं? क्या पवार साहब पूरे दिलो दिमाग के साथ गठबंधन के साथ हैं? ये बहुत सारे सवाल भी हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा और इसलिए इस चर्चा को एक बृहत रूप देना भी जरूरी है, हर पहलू को टटोलना जरूरी है। इसलिए आप तमाम अलग अलग विचारों के लोग बैठते हैं, सबके अपने विचार हैं। गर्ग साहब के अपने विचार, उनका अपना अनुभव, संजय जी का अपना विचार, अपना अनुभव, बुशरा जी के अपने विचार, प्रशांत टंडन जी के अपने विचार, तो सबके अपने अपने विचार हैं। उन विचारों का तालमेल यहाँ एक साथ समन्वय करके जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ न कुछ हमें मिलता है। और आज के समय में जब इस चर्चा को हम समाप्त करने जा रहे हैं तो इतना जरूर है कि एक बहुत गंभीर चुनौती विपक्ष के सामने है। उस चुनौती से विपक्ष कैसे आगे बढ़ता है, लड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, खासकर जो 5 राज्यों के चुनाव हैं तब। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी आपका, प्रशांत टंडन जी, संजय कुमार सिंह जी और दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं और इस गंभीर चर्चा में देखिए चर्चा कैसे धीरे